नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी मोदी सरकार पर राहुल गांधी के निशाने की, कर्नाटक में बोम्मई सरकार को मिली नसीहत की, जानेंगे राजनीतिक दलों के वादों पर क्यों रोक नहीं लगा पा रहा है चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश में सामने आया कौन सा घोटाला, बात करेंगे चुनावी चंदों को लेकर आई रिपोर्ट की, पाकिस्तान में राजनीतिक सरगर्मियों की और बुलेटिन के आखिर में बात बिहार में पुल की चोरी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए हुआ मतदान, 98% से अधिक लोगों ने डाला वोट। पीएम मोदी नहीं डाल पाए वोट, 12 अप्रैल को होगी मतगणना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जेडीयू पर नीतीश कुमार का नहीं रहा कंट्रोल। एमएलसी चुनावों में दूसरे दलों से उतने जेडीयू विधायकों के रिश्तेदार, नीतीश नहीं कर पा रहे कार्रवाई। सीजेआई एनवी रमन की वकीलों को सलाह, विवादों को सुलझाने में करे मध्यस्थता की कोशिश। महाभारत का हवाला देकर बोले, भगवान कृष्ण मध्यस्थता में सफल हो जाते तो नहीं होती महाभारत। गुजरात में 10th बोर्ड के हिंदी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल, कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री जीतू बघानी से इस्तीफा मांगा। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के जवाहर भवन में दलितों पर लिखी किताब द दलित ट्रुथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अंबेडकर्स विजन का विमोचन करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठाए, साथ ही दावा किया कि जांच के डर से मायावती बीजेपी से डरती हैं। और क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार में हर वर्ग का शोषण हुआ है, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। जवाहर भवन में दलितों पर लिखी किताब द दलित ट्रूथ बैटल फॉर रियलाइजिंग अंबेडकर विजन का विमोचन करते हुए राहुल गांधी ने 2016 में गुजरात के ऊना की घटना का जिक्र करते हुए कहा, अगर मैं होता तो खुद जान देने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसे निशाना बनाता। दरअसल गुजरात के ऊना में 11 जुलाई 2016 को तथाकथित गोरक्षा दल के लोगों ने कुछ दलित युवकों की पिटाई कर दी थी। इसका वीडियो वायरल हो गया था, जिसके विरोध में 17 दलित युवकों ने जान देने की कोशिश की थी। दलितों का दावा था कि उन पर लगाए जा रहे आरोप झूठे हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी की चुनावी रणनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में ऐसे राजनेता भी हैं जो सिर्फ सत्ता के बारे में ही सोचते रहते हैं। सुबह से लेकर रात तक वो यही सोचते रहते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। दूसरे दिन उठते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी। उनकी ये अब दिनचर्या बन गई है, जबकि मैं सत्ता के बीच में ही पैदा हुआ। सत्ता बड़ी अजीब सी बीमारी है। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय मैं देश को समझने की कोशिश करता हूं। मुझे देश से प्यार है। मैं अपने देश को एक प्रेमी की तरह प्यार करता हूं और रोज उसे समझने की कोशिश करता हूं। इस देश से मुझे प्यार मिला और पीटा भी गया। आप समझ नहीं सकते कि देश की जनता ने कितनी जोरों से मुझे पीटा। मैंने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, तो जवाब मिला कि देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, समझो। बीएसपी चीफ मायावती पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ी, भाजपा को खुला मैदान दे दिया। हमने उनसे गठबंधन करने की कोशिश की और कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। काशीराम जी थे जिन्होंने दलितों की आवाज उठाई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। भले ही उन्होंने कांग्रेस को उस वक्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों की आवाज उठाई। आज उन्हीं के खून पसीने से बनाई पार्टी को मायावती कहती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि इस बार उनके पीछे ईडी, सीबीआई और पेगासस सब थे। बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि एक बार मैंने एक बीजेपी नेता से पूछा कि क्या वह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यदि नहीं तो आप राम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी संस्थाओं की रक्षा करनी होगी, लेकिन सारी संस्थाएं आरएसएस के हाथों में हैं। संस्था के बिना संविधान का कोई अर्थ नहीं है। अंबेडकर ने हमें संविधान जैसा अधिकार दिया, मगर आज इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक जनता के अंदर से आवाज नहीं निकलेगी, संविधान अपना काम नहीं कर सकता। मोदी सरकार में संविधान पर संकट है। बीजेपी का ध्यान सिर्फ सत्ता पर है। सत्ता कैसे भी मिले, चाहे इसके लिए हिजाब, हलाल जैसे विवादों को उठाया जाए। आजकल कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दुष्प्रचार चल रहा है। चुनाव करीब है। पिछले दिनों राज्य के सीएम बसवराज दिल्ली आए थे, जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी सरकार को लेकर नाराजगी जताई। और क्या कहा गया बसवराज से, देखिए ये रिपोर्ट।
कर्नाटक में विधानसभा चुनावों में 1 साल का भी वक्त नहीं बचा है। राज्य में इस समय हिजाब, हलाल मीट और अजान जैसे तमाम मुद्दे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इन विवादों के बीच कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले तो नड्डा ने उन्हें सरकार चलाने पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। दरअसल कुछ समय पहले तक बीजेपी के अंदर दावा किया जा रहा था कि पार्टी बसवराज के कामकाज से खुश नहीं है और जल्दी ही कर्नाटक में सीएम बदला जा सकता है। लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से विवादों की एक सीरीज शुरू हुई है, उसके बाद बीजेपी ने सीएम बदलने का प्लान ड्रॉप कर दिया, क्योंकि पार्टी बसवराज को हटाकर विपक्ष को मौका नहीं देना चाहती। दावा किया जा रहा है कि बसवराज से बीजेपी नेताओं ने कहा कि हिजाब, हलाल मीट और अजान जैसे मुद्दों से कुछ वोट मिल सकता है, लेकिन इससे ना तो सरकार बन सकती है और ना ही चल सकती है। सरकार का ध्यान इन मुद्दों की जगह प्रदेश के विकास पर होना चाहिए। सरकार को प्रदेश के बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। खासतौर पर किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। बोम्मई सरकार को लेकर किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में उनसे सिंचाई कार्यों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हरी झंडी मिल गई है। कर्नाटक मंत्रिमंडल में इस समय सीएम सहित कुल 30 मंत्री हैं, जबकि सरकार में 34 मंत्री हो सकते हैं। ऐसे में बसवराज 4 नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन पर जबरदस्त दबाव भी है। कर्नाटक में चुनाव करीब हैं, इसलिए विवाद उठाए जा रहे हैं, लेकिन राजकाज पर ध्यान नहीं दिया तो सत्ता जाना तय है। इसलिए बीजेपी को अब किसानों की याद आ रही है। चुनावों में तो पार्टियां बड़े बड़े वादे कर जनता का वोट ले लेती हैं और चुनावों के बाद वादों को भूल जाती हैं। पार्टियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग ने भी इसे लेकर अपनी मजबूरियां बता दी हैं। देश में इस समय ज्यादातर राजनीतिक दलों की तरफ से फ्री की चीजें और सुविधाएं दिए जाने का चलन काफी बढ़ गया है। सभी दलों में अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस कदर होड़ मची रहती है कि सभी ज्यादा से ज्यादा चीजें फ्री देने का वादा करते हैं, और जब जनता भरोसा करके इन्हें चुन लेती है तो सरकार बनते ही दल अपने वादे भूल जाते हैं। ऐसे में जनवरी में मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द और चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की गई थी जो मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद फ्री का सामान देने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द किए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल किया है। अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हम पार्टियों के मुफ्त उपहार के वादे पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसा करना आयोग के क्षेत्र अधिकार से बाहर है। मुफ्त उपहार देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला है। अदालत पार्टियों के लिए गाइडलाइंस तैयार कर सकती है। इसी ने कहा कि जनता को सोचना चाहिए ऐसे वादों का अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। आपको बता दें, इस मामले पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा था। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है और पार्टियों पर रोक लगाता है या चुनावी वादों का कोई दायरा सेट करता है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो झूठे वादे करने वाले दलों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये चलता रहेगा, लेकिन हिमाचल में जो अब तक चला आ रहा था उस पर रोक लगने वाली है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में विधायकों के इनकम टैक्स का भुगतान सरकार के बजट से हो रहा था, लेकिन अब ये नियम बदल रहा है। सरकारी खजाना जनता के विकास के लिए होता है। उस पैसे से देश और प्रदेश की प्रगति होती है, लेकिन देश के कई राज्यों में लोगों के पैसे का प्रयोग उन्नति के लिए नहीं बल्कि विधायकों और मंत्रियों के लाभ के लिए होता है, जिस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। इसी बीच पंजाब की आप सरकार ने तो मंत्रियों और विधायकों को अपनी जेब से इनकम टैक्स भरने का आदेश दे दिया। वहीं अब चुनाव के मद्देनजर हिमाचल की बीजेपी सरकार भी आपकी राह पर चल पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में अब मंत्रियों और विधायकों को अपनी जेब से इनकम टैक्स भरना होगा। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि सभी मंत्री और विधायक अपने इनकम टैक्स का भुगतान खुद करेंगे। संसदीय मामलों के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है कि सरकार के जरिए विधायकों के इनकम टैक्स का भुगतान न किया जाए। इससे प्रति विधायक 2,50,000 की बचत होगी। वहीं विपक्षी दलों ने भी कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल पिछले महीने इस संबंध में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और इसके जरिए सरकारी खजाने से विधायकों और मंत्रियों के इनकम टैक्स का भुगतान करने को लेकर सवाल उठाए गए थे।
इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा था। इस बीच राज्य सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि अब वेतन पर टैक्स खुद विधायकों और मंत्रियों को देना होगा। कोर्ट की फटकार के बाद अब सरकार को जनता की फिक्र सताई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनता के पैसे को बचाने का दावा करने वाली बीजेपी क्या उनके पैसों का फायदा उठा रही है? सरकार को इससे राहत मिलेगी, लेकिन सवाल है कि बीजेपी सरकार को चुनावों से पहले ही इसकी याद क्यों आई? हिमाचल प्रदेश में विधायकों के टैक्स मामले में बदलाव हुआ तो दूसरी ओर एक रिपोर्ट सामने आई जिससे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की परेशानी सामने आई है। दरअसल पार्टियों को मिलने वाली चुनावी चंदे में कांग्रेस का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। तो किस दल को मिला कितना चंदा, देखिए ये रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। राजनीतिक स्तर पर कांग्रेस पहले ही मुश्किलों में फंसी हुई है, तो वहीं अब आर्थिक मोर्चे पर भी कांग्रेस काफी नीचे चली गई है। कांग्रेस पार्टी को साल 2020-21 में पहले के मुकाबले 58% कम धनराशि मिली है। चुनाव आयोग को सौंपी गई अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आय वित्तीय वर्ष 2020-21 में 58% से ज्यादा घट गई। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कांग्रेस की आय 682 करोड़ 20 लाख रुपए से घटकर 285 करोड़ 70 लाख रुपए रह गई है। 30 मार्च को चुनाव आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट से पता चला कि 2020-21 में कांग्रेस पार्टी का खर्च भी पिछले वित्तीय वर्ष 2019 की तुलना में 998 करोड़ 15 लाख रुपए से घटकर 209 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव भी था। वित्त वर्ष 2018-19 में कांग्रेस की आय 918 करोड़ रुपए थी। उसके बाद में इसमें लगातार गिरावट जारी है। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी की आय का एक बड़ा हिस्सा कूपन जारी करने से आया है। पार्टी ने बताया कि उसे कूपन के जरिए 156 करोड़ 90 लाख रुपए मिले हैं। वहीं अनुदान और दान के जरिए कांग्रेस पार्टी को 95 करोड़ 40 लाख रुपए मिले हैं, जबकि 20 करोड़ 70 लाख रुपए शुल्क और सदस्यता से आए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित दूसरे दलों ने भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन इन दलों में बीजेपी शामिल नहीं है। इस साल की बीजेपी की ऑडिट रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आई है। तो वहीं एनसीपी की आय वित्त वर्ष 2020 में 85 करोड़ 50 लाख रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2021 में 34 करोड़ 90 लाख रुपए हो गई। पार्टी का खर्च भी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 109 रुपए 18 लाख रुपए से गिरकर 2020-21 में 12 करोड़ 17 लाख रुपए हो गया है। जेडीयू की आय वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले 2021 में बढ़ी है। पार्टी की वार्षिक आय 23 करोड़ 25 लाख रुपए से बढ़कर 65 करोड़ 31 लाख रुपए हो गई। इस दौरान पार्टी का खर्च भी 10 करोड़ 67 लाख रुपए से बढ़कर 24 करोड़ 34 लाख रुपए हो गया है। राजनीतिक दलों को सबसे बड़े दानदाताओं में से एक प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट के योगदान में 9% से अधिक की गिरावट आई। पीईटी ने वित्त वर्ष 2021 में 245 करोड़ 70 लाख रुपए का दान दिया, जबकि वित्त वर्ष 20 में 271 करोड़ रुपए का दान दिया। कांग्रेस को पीईटी ने वित्त वर्ष 2020 में 31 करोड़ का चंदा दिया था, जबकि 2021 में महज 2 करोड़ का चंदा दिया। चुनावी चंदे पर देश में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। राजनीतिक दल इसका फायदा भी उठाते रहे हैं। दूसरी ओर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस समय सवाल सरकार को लेकर उठा रहे हैं। इमरान खान की सरकार कभी भी जा सकती है। बहुमत के आंकड़े में इमरान खान पीछे छूटते दिख रहे हैं। उनका कोई पैंतरा काम आता नहीं दिख रहा है। तो कैसे मुश्किल में फंसी इमरान सरकार, देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में इमरान खान ने जब क्रिकेट की पिच से सियासी पिच पर कदम रखा था, तब बड़ी बड़ी बातें की थी कि 5 साल तक सत्ता चलाएंगे, अच्छा निजाम बनकर दिखाएंगे। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि इमरान की कुर्सी ही हिलने लगी। 5 साल तक राज करने का दावा करने वाले इमरान सदन में अकेले पड़ गए, जबकि विपक्ष मजबूत स्थिति में खड़ा होता नजर आया। नेशनल असेंबली में आज का माहौल बेहद गर्म रहा, जहां इमरान के सियासी भविष्य पर बहस चलती रही। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जहां सत्ता पक्ष बचता नजर आया, तो वहीं विपक्ष वोटिंग पर अड़ा रहा। इस बीच नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। वहीं पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि देश फैसला करेगा। भूल जाओ कि मैं पीटीआई के सदस्य के रूप में बोल रहा हूं, मैं अब एक पाकिस्तानी के रूप में बोल रहा हूं। कृपया इस देश को संवैधानिक संकट में ना धकेलें। अमेरिका, पाकिस्तान और भारत को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत को चीन की नजर से देखते हैं।
पीटीआई सरकार सभी के साथ अच्छे संबंध चाहती है और रूस, चीन सहित हमारी राजनयिक पहुंच का विस्तार करती है। जहां एक तरफ कुरैशी के तेवर नरम थे तो वहीं विपक्ष सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगाता रहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिले तारीफ है। अब से पहले जो कुछ हुआ उसको भुलाकर स्पीकर साहब अपने किरदार को बखूबी निभाएं और इतिहास में खुद को दर्ज कराएं। इस बहस के बीच इमरान खान का बयान सामने नहीं आया। अब उनकी चुप्पी पर तो यही कहा जाएगा कि इमरान समझ चुके हैं कि उनका गेम ओवर हो गया है। और बुलेटिन के आखिर में खबर पुल की चोरी की। बिहार से अक्सर ही अजीबोगरीब घटनाएं सामने आती रहती हैं, जिसके चलते बिहार की नीतीश सरकार पर भी सवाल उठते हैं। अब एक बार फिर बिहार में एक अजब मामला सामने आया है जिसने नीतीश सरकार के सुशासन पर सवाल उठा दिए हैं। आखिर क्या है मामला, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व जेडीयू नेता नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश सरकार बात सुशासन की करती है, लेकिन उसके राज में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल चल रहा है। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार में सहयोगी बीजेपी ही नीतीश कुमार को घेरने में जुटी है। बीजेपी तो अब नीतीश मॉडल पर ही सवाल उठाने लगी है, तो दूसरी ओर जेडीयू को नीतीश मॉडल देश में सबसे बेहतर मॉडल लगता है, लेकिन इस मॉडल पर अब सवाल उठने लगे हैं। खैर, इन सब के बीच अब एक बार फिर नीतीश सरकार के सुशासन की तस्वीर सामने आई है, जिससे बदहाल होती कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में चोरी का एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। ये मामला है 60 फीट लंबे लोहे के पुल की चोरी का। इस चोरी के लिए चोरों ने जो दिमाग लगाया है वो हैरान करने वाला है। इसके साथ ही सरकार की लापरवाही भी सामने आ रही है। चोर नकली अधिकारी बनकर आए और 3 दिन में 60 फीट लंबे और 500 टन वजनी लोहे के पुल को काट कर ले गए। चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से ही पुल कटवाया और गाड़ियों में भरकर उसका लोहा चुरा ले गए। ये पूरा कारनामा दिन दहाड़े हुआ और किसी को शक तक नहीं हुआ। ये पूरा मामला नासरीगंज थाना क्षेत्र के अमियावर का है। यहाँ आरा कैनाल पर 1972 के आसपास लोहे का पुल बनाया गया था। लोहे का पुल जर्जर हो चुका था, इसलिए विभाग की ओर से इसके समानांतर कंक्रीट का एक पुल बना दिया गया था। इसके बाद से ग्रामीण कई बार लोहे का पुल हटवाने का आवेदन दे चुके थे। चोरों ने इसी आवेदन का सहारा लिया। यानी ये मामला सरकार की धीमी कार्यप्रणाली और लापरवाही का जीता जागता सबूत है। अगर सरकार ने समय रहते ग्रामीणों के आवेदन पर पुल हटवा लिया होता तो ये चोरी नहीं होती। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सरकार सवालों में घिरी हो। इससे पहले भी शराबबंदी कानून को लेकर और कच्ची शराब पीने से लोगों की जान जाने को लेकर सरकार घिर चुकी है। ये सब देखकर सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये है नीतीश सरकार का सुशासन। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।